हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ में आज का ये वीडियो देखना है। आपका व्याकरण और शिक्षण दोनों पर बेस्ड आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रश्नों को रखा है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए कि हर एक टॉपिक कवर करवा देंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक कवर होगा आज के इस प्रैक्टिस सेट से। तो बस पूरा प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेवे और मस्ती के साथ में पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। और इसके पहले एक काम जरूर करिएगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हर शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल की हो, केंद्र लेवल की हो, सभी बच्चों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये सेट है। चलिए तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर और पहला ही प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए देखिए, कह रहा है कि 11 का तत्सम रूप क्या है। चलिए तो देखिए, 11 का कह रहा है एकम है, प्रतिपदा है, एकादशा है और 11 है। चलिए इसके लिए कमेंट करें सभी। तो देखिए 11 का तत्सम, इसका मतलब हमें तत्सम बताना है। और 11 क्या है, यहां पर एक तद्भव है। तद्भव क्या भैया? तद्भव होते हैं जो पहले संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे, अब हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं रूप बदल करके। ठीक है, लेकिन तत्सम क्या, जो भाई हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं और इसके पहले संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते थे लेकिन ज्यों के त्यों हैं। ठीक है, जैसे देखिए एकादशा है, हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है, संस्कृत में भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम। सम का मतलब समान, दोनों जगह पर समान है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाएगा। 11 का तत्सम रूप क्या होगा? एकादश होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, क्या होगा? शुद्ध शब्द। चलिए तो देखिए, शुद्ध शब्द आयुष्मान का बताना है कि यहां पर शुद्ध शब्द क्या होगा। देखिए आयुष्मान क्या है? छोटा नहीं बड़ा आ होगा। क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। आयुष्मान कह रहा है, पहली बात तो है भैया तालव्य सा नहीं होगा, मूर्धन्य सा होगा। मूर्धन्य सा मतलब पा वाला सा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में डी ऑप्शन कह रहा है कि आयुष्मान, इसमें क्या कर रहा है कि जो आपका तालव्य सा है इसको आधा कर रहा है। ठीक है, तो तालव्य सा आधा नहीं होगा। क्या हो जाएगा भैया? मूर्धन्य सा आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है और यूपीटीईटी में यह प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है किसी भी भाई प्रश्न वही रखे जाते हैं इस परीक्षा से उस परीक्षा में, और आपको एक कुछ साथ में प्रीवियस ईयर के भी प्रश्नों को साथ में लेकर चल रहा हूं ताकि समझ में तो आए कि आपको पढ़ाई किस लेवल की करनी है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और कैसा प्रश्नों का नेचर रहेगा, तो ये सभी समझना जरूरी है, तभी हमें क्या है सफलता मिल सकती है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि अंगारों पर लौटना मुहावरा क्या होगा। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि खतरनाक कार्य करना, दुख सहना और दूसरों को दुखी करना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ईर्ष्या करना। तो अंगारों पर लौटना मुहावरा है और इसका आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा खतरनाक कार्य करना, अंगारों पर लौटना या फिर खतरनाक कार्य करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न, और कह रहा है कि हमारे समाज में धन का वह महत्व नहीं है जितना कि होना चाहिए, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो देखिए वाक्य पूछ रहा है आपसे, तो एक यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि वाक्य आपके देखिए दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो इसका तरीके से इनके भेद होते हैं। एक तो होता है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा होता है रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से। तो हमें बताना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से यहां पर कौन सा वाक्य होगा। देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से वाक्य होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य, तीन होते हैं। और एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहां पर क्लियर कर देते हैं कि इसमें कौन सा वाक्य होगा। कह रहा है कि देखिए हमारे समाज में धन का वह महत्व नहीं है जितना होना चाहिए। तो देखिए जो जितना है, जो यहां पर दूसरा वाक्य है, देखिए ये है दूसरा वाक्य और पहला वाला है यहां पर। ठीक है, ये होगा पहला वाक्य। अब जो पहला वाक्य है वो क्या है बेटा? एक अपने आप में क्या है? अपूर्ण वाक्य है। ठीक है, क्या है? अपूर्ण वाक्य है, और इसकी पूर्णता किसके साथ में जुड़ी हुई है? सेकंड वाक्य के साथ में। ठीक है, इसका मतलब है कि पहला वाक्य क्या होगा? अपूर्ण होगा, और पूर्ति कौन कर रहा होगा? दूसरा वाक्य कर रहा होगा। ठीक है,
या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो पहला वाक्य है, उपवाक्य है, यह क्या कर रहा होगा कि भैया यह होगा प्रधान वाक्य, ठीक है। और जो अन्य वाक्य हैं, ठीक है, हो सकता है इससे और भी दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो जो अन्य वाक्य हैं वो क्या है, पहले वाक्य पर आश्रित वाक्य होंगे। तो यदि इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो वहां पर वाक्य जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। पहला वाक्य क्या हो, अपूर्ण हो, और दूसरा वाक्य क्या कर रहा हो, उसकी पूर्ति कर रहा हो, तो समझ आइएगा वहां पर क्या है बेटा, मिश्र वाक्य है, ठीक है। संयुक्त वाक्य कोई कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हो, जैसे कंजक्शन के लिए मैं बोल रहा हूं, देखिए दोनों वाक्य, और एक तरीका और है कि जो आपको संयुक्त वाक्य समझना है, दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका मिश्र वाक्य है, इसमें एक वाक्य होगा आश्रित वाक्य, ठीक है, और दूसरे पे अपूर्ण वाक्य होगा, ठीक है। जो पहला वाक्य है वो क्या है, अपूर्ण, और ये हो जाएगा क्या, आश्रित वाक्य जिसकी पूर्ति कर रहा है, ठीक है। इसको याद रखिए। चलिए मैं ट्रिक बता देता हूं, किसी भी वाक्य में जितना, इतना, ठीक है, ज्यों ही, त्यों ही, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, यदि, तो, क्योंकि या की, यदि इस प्रकार के शब्द आपको मिल रहे हैं तो सीधा सीधा आप लगाइएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य है एक आपका जिसका उद्देश्य हो और साथ में विधेय हो वाक्य में, वो होता है आपका सरल वाक्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, और ये रहा आपका शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप होते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये नंबर का यहां से प्रश्न आता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखिए अभिव्यक्ति का माध्यम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, कौशल, क्या बोलते हैं, कौशल बोलते हैं ना, शिक्षण कौशल के नाम से जानते हैं। क्या हो गए, चार आपके शिक्षण कौशल होते हैं। एक तो होता है सुनना, सबसे पहला जो कौशल होता है वो क्या होता है, सुनना। दूसरा होता है बोलना, ठीक है, पढ़ना और लिखना, जिसमें से आपका सुनना और पढ़ना कैसे हो गया, ग्रहणात्मक कौशल, और जो बोलना हो गया और लिखना, ये होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। या बोल सकते हैं भैया कि कोई भी अभिव्यक्ति की बात करते हैं हम, तो अभिव्यक्ति क्या होता है, जो भी आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही हैं उनको निकालना, ठीक है, उसको या तो लिखकर व्यक्त करना या फिर बोलकर। जो भी हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं उनको या तो हम लिखकर करेंगे, ठीक है, लिखकर बताएंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, या फिर मतलब कॉपी पेन में। देखिए एक कवि होता है जो भी उसके दिमाग में पंक्ति आती है, जो भी उसके दिमाग में उसके विचार होते हैं, वो कागज पर उड़ेल देता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, अभिव्यक्ति कर रहा है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से बोलने का है कि जो भी हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं उसको हम क्या है, बोलकर या तो व्यक्त करते हैं या लिखकर, और इसी को क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो चार है, सुनना और पढ़ना, ये होते हैं ग्रहणात्मक, ठीक है। देखिए ग्रहण करते हैं ना, सुनते हैं किसी की बात को, तो जो भी हमें ज्ञान है, कौशल है, वो क्या है, ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से पढ़कर किसी चीज को सीखते हैं, तो ये भी ग्रहणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से, मौखिक और लिखित होते हैं, जबकि सुनना और पढ़ना होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छठवां प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित इस वाक्य में अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी यहां पर ट्रिक बता रहा हूं। सीधा सीधा आपके सामने वाक्य दिए गए हैं, अब इन वाक्यों में से हमें पहचानना है कि भैया कौन सा अकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया ढूंढना है या सकर्मक क्रिया ढूंढना है, सीधा क्या लगाइएगा साथ में। जो भी प्रश्न आपसे यहां पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं उनसे क्या लगाते चलिएगा, अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि चालक गाड़ी चलाता है। क्या चलाता है भाई, प्रश्न कर रहा हूं मैं, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। इसका मतलब है कि कर्म उपलब्ध है, गाड़ी क्या है, यहां पर गाड़ी है, कर्म है जो ये, ठीक है। कह रहा है कि मां स्वेटर बुनती है, मां करता हो गया, स्वेटर कर्म हो गया, बुनना यहां पर क्रिया होगी। तो इसका मतलब है यहां पर भी क्या है, क्रिया कर्म है, क्या बुनती है, स्वेटर बुनती है। कह रहा है कि श्याम हंसता है, क्या करता है भैया, श्याम क्या है, हंसता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि श्याम क्या हंसता है, ठीक है। तो हंसना हो गया, चलना हो गया, घूमना हो गया, फिरना हो गया, सोना हो गया, रोना हो गया, जो भी हमारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो जन्मजात होती हैं, जैसे मान लीजिए रोना हो गया, हंसना हो गया, ठीक है, ये कैसी होती हैं, स्वाभाविक क्रिया हैं जो, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर सी
राइट आंसर हो जाएगा रामू खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां प्रश्न और कह रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं भैया अपूर्ण वर्तमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान। जैसे वह जा रहा था, सॉरी वह जा रहा, वह जाता है। क्या है? वह जाता है, वह खाता है। सीधा सीधा समझिएगा कि ताती अगर मिल रही है। आपने एक चीज पढ़ी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिर्फ समझाना है। अब ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में आप लोगों को इंग्लिश के माध्यम से समझाना है या हिंदी के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा सभी ने, मुझे लगता है सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सीधा समझिएगा कि ता है, ती है, ते है। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है यार। अपूर्ण वर्तमान कह रहा है कि जो क्रिया क्या है अभी हो रही है। जैसे मैं बोलता हूं कि राम खाना खा रहा है, तो इसका मतलब है कि क्रिया अभी चल रही है। तो जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो क्या है? एक अपूर्ण वर्तमान है, कॉन्टिन्यूअस, एक चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहां पर देखिए अगर कंफ्यूजन से बचना है, प्रश्न गलत नहीं करना है, तो थोड़ा सा इंग्लिश की ओर बढ़िएगा और अपने आप को कंफ्यूजन से दूर कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस मिल रहा है अगर यदि, तो वो हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध भूत, ठीक है, और संदिग्ध वर्तमान, जहां पर संभावना हो, क्या हो जाएगा भैया? संभावना दिख रही हो, वहां पर हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि राम जा चुका होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक संभावना व्यक्त की जा रही है। जहां पर भी संभावना हो, संदेह हो, वहां पर होता है संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, होगा, होगी, ऐसे आपको यहां पर ये है आपके होगा, गा, गी, गे, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, उसने, 10 गुना और कोई। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 गुना क्या है? एक सर्वनाम नहीं है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, उसने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, कोई ये क्या हो गया? अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट। ये एक प्रश्न चाहे कोई सा भी एग्जाम देखिएगा, ये निश्चित रूप से एक प्रश्न मिलेगा आपको। प्रेरणार्थक हो गया और पूर्वकालिक क्रिया, दोनों वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। चलिए एक एक को देखते हैं। कह रहा है कि पिता उसे, चलिए एक मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा देता हूं कि प्रेरणार्थक क्रिया कैसे देखेंगे, इसके बाद में ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि देखिए कर्ता क्या है, खुद काम ना कर रहा हो, दूसरों को काम के लिए प्रेरित कर रहा हो। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि कर्ता के द्वारा किसी दूसरे से काम करवाया जा रहा हो, वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए ऑप्शन कह रहा है कि पिता उससे पढ़ाते हैं। पिता कौन है? कर्ता है। किससे पढ़ाते हैं? उससे पढ़ाते हैं। तो दूसरे को पढ़ा रहे होंगे, किसी को, खुद को तो पढ़ा नहीं रहे होंगे, दूसरे को पढ़ा रहे होंगे। तो दूसरे को जहां पर पढ़ाया जा रहा है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर भी प्रेरणार्थक क्रिया है। हमसे पूछा है कि नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि वे अध्यापक से पढ़वाते हैं। वे, मान लीजिए कोई अधिकारी एंटर किया है, ठीक है, स्कूल में किसी में, और अध्यापक से शिक्षण करवा रहे हैं कि भाई पढ़ाकर दिखाइए हमें कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मान लीजिए एमपीआरसी आया स्कूल में, ठीक है, निरीक्षण के लिए, और वो कहते हैं शिक्षक को कि आप पढ़ाकर बताइएगा। तो अध्यापक से पढ़वाते हैं, ठीक है, दूसरे से पढ़वा रहे हैं, और जहां पर कर्ता के द्वारा दूसरे से काम करवाया जा रहा हो, प्रेरणार्थक है, ये भी सही है। ठीक है, कह रहा है कि अध्यापक परिश्रम कराते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा, हमसे पूछा है नहीं, तो राम नहीं पढ़ता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है इसमें बताइएगा। विशेष वो होता है, या तो हम बोल सकते हैं कि कर्ता या कर्म होता है। ठीक है, लेकिन विशेष की जो सही पहचान है हमें पहचाना है, क्योंकि देखिए यहां पर कर्ता कर्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर भी आप आंसर गलत कर जाएं। ठीक है, यहां पर आप हो सकता है कि गलत कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अशोक लगा दें और निकल जाएं अगले प्रश्न की ओर।
लेकिन देखिए कह रहा है कि युद्ध को देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। बेटा यहां पर देखिएगा विशेष, विशेष का मतलब है कि जिसकी विशेषता बता रहा है, तो एग्जैक्ट जो यहां पर राइट आंसर जाएगा वो हृदय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। यदि पूरा वाक्य भी दिया होता तो वो सही होता। वैसे अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही? हृदय की, अशोक के हृदय की। लेकिन यदि हृदय नहीं दिया होता तो अशोक हमारा राइट आंसर जाता। यहां पर जो सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन पिघल गया? हृदय पिघल गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। सीधा सीधा कहने का मतलब है जब तक हम खुद कार्य नहीं करेंगे कोई, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्या होता है, अनुभव कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे हम, भाई काम तो हमें ही करना पड़ेगा। कोई चीज सीखनी है तो हमें को करनी पड़ेगी, और जब हम ही करेंगे तभी तो सीख पाएंगे। अरे हम बोलते हैं भाई खाना, हमको भूख लग रही है तो आप जाकर कर लो, आप खा लीजिए खाना, तो क्या मेरी भूख मिट जाएगी? नहीं, हमें को खाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा जो आपका यहां पर कह रहा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। ठीक है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर जाएगा। महाश्वेता जो पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन यहां पर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए दासत्व, स्त्रीत्व, ठीक है, गुरुत्व, ये सभी क्या है बेटा? एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। दासत्व क्या है? एक भाव है। क्या है? भाव। तो जहां पर भी भाव देखने को मिले, ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, भाव जहां पर देखने को मिलता है, जहां पर भी दशा देखने को मिलती है, अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, क्या है? अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, गुण, दोष, इस प्रकार की यदि आपको कहीं पर भी देखने को मिल रहा है तो वहां पर समझ जाइएगा भाववाचक संज्ञा है। देखिए जैसे दास का क्या है? एक भावना है, एक भाव व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से गुरुत्व हो गया, इसी प्रकार से स्त्रीत्व हो गया। ठीक है, ये आपकी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपोर्टेंट है। जैसे देखिए अवस्था की बात की है, मैं बोलता हूं बुढ़ापा, जवानी। ठीक है, ये कैसी है? आपकी एक अवस्था का बोध करा रही है। ठीक है, मानवता अवस्था है ना। ठीक है, मानवता क्या है? एक गुण है यहां पर। तो जहां पर भी भाव, गुण, दशा, दोष, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही हो, वहां पर सीधा सीधा आंसर लगाइएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि चरण कमल वंदऊ हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखिए चरण कमल, तो चरण कमल वंदऊ हरिराई, जो आपके यहां पर चरण है उनको क्या है? सीधी कमल मान लिया गया है। यहां पर क्या है? कमल की संज्ञा मान लिया गई। ठीक है, कमल की संज्ञा दी जा रही है। किसको? चरण को। तो देखिए जहां पर भी उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जा रहा हो, किसको? उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जा रहा हो, वहां पर होता है रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार भैया ये है कोई सेलिब्रिटी और इसके साथ में 10 फोटो खिंचवाने के लिए चिपके हुए हैं लोग। क्या है? 10 फोटो खिंचवाने के लिए लोग चिपके हुए हैं। सीधा सीधा है कि कोई शब्द एक बार आता है और उसके कई अर्थ निकल रहे हों, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार है जिसकी उपमा, ठीक है, जिसमें क्या है? तुलना की जा रही हो। ठीक है, दो वस्तुओं के मध्य में क्या है? उपमा, दो वस्तुओं के मध्य में तुलना की जा रही हो, समानता बताई जा रही हो, वहां पर होता है उपमा अलंकार। ठीक है, याद रखिएगा उपमा अलंकार को पहचानने का सा, सम, सी, समान, सरिस, इस प्रकार के शब्द देखने को मिले, उपमा लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हरि गीत का छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए, तो कह रहा है कि 26 होती हैं, 24 होती हैं, 32 होती हैं, 28। कितनी होती हैं भैया? 28 होती हैं। जो हरि गीत का छंद है एक प्रकार का सममात्रिक छंद है। कैसा है? यह भी याद रखिएगा, सममात्रिक छंद है और कुल मात्राएं होती हैं 28। इसको भी याद रखना है कि 16 और 12 पर कितनी क्या होती है भैया? यति आती है। कितने पर आती है? प्रश्न पूछ सकता है। 16 और 12 पर यति आती है। कुल चरण यदि आपसे पूछता है तो कुल चरणों की संख्या होती है 4 और प्रत्येक जो हरिगीत का चरण आपको पहचाना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, याद रखेगा, कि प्रत्येक चरण में अंतिम में, ठीक है, प्रत्येक चरण में अंतिम में क्या मिलेगा आपको? एक रगण देखने को मिलेगा। रगण, रगण क्या है बेटा? एक गण है, गण होता है ना। ठीक है, रगण का मतलब होता है कि 2 गुरु और 1 लघु देखने को मिलेगा और 2 गुरु और 1 लघु देखने को मिलता है, तो वहां पर कौन सा हो जाता है?
हरि गीत का छंद हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को देखिए एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए ट्रिक के साथ में आगे बढ़ रहा हूं। जहां पर भी मुझे लग रहा है कि ट्रिक बतानी चाहिए आप लोगों को, ट्रिक जरूरी है, वहां पर भी देखिए ट्रिक भी बताई जा रही है। चलिए तो देखिए सभी शिक्षक, जो बच्चे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निष्कपट क्या होगा, निष्कपट का क्या हो जाएगा भैया, निधन क्या हो जाएगा, निधन कपट हो जाएगा। सीधा सीधा है कि यदि विसर्ग के बाद में यदि कोई, समझिएगा कि विसर्ग के बाद में यदि कोई स्वर या व्यंजन मिलता है, क्या मिलता है, स्वर या व्यंजन वर्ण आता है, तो वहां पर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, विसर्ग संधि हो जाएगा। देखिए यदि आपको विसर्ग के साथ में का, ठीक है, ख, यदि इस प्रकार के शब्द मिलते हैं तो वहां पर हो जाएगा मूर्धन्य सा होता है, इसको भी आपको याद रखना। चा और छा मिलता है, चा छा मिलता है तो होता है दंती सा, सॉरी तालव्य सा। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चा छा मिलता है यदि विसर्ग के बाद में तो दंती सा बनेगा, और यदि काखा मिलता है तो मूर्धन्य सा बनता है। ठीक है, और पाफा यदि मिलता है तो भी मूर्धन्य सा मिलेगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, काखा, पाफा और चाछा। ठीक है, याद रखना है, इसको अलग अलग है, चाछा के साथ में मूर्धन्य सा, सॉरी तालव्य सा, और काखा पाफा के साथ में पा वाला सा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित बोलते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए 18वां प्रश्न है, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। देखिए उपसर्ग क्या, उपसर्ग होते हैं भैया कि किसी ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जोड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल दे। ठीक है, देखिए मैं परिभाषा बता रहा हूं आपको। देखिए अर्थ भी निकलना चाहिए, भले ही उसका मूल रूप से बदल जाए, उसका रूप बदल जाए, लेकिन अर्थ जरूरी है। ऐसा शब्द निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए, अर्थ के साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग माना जाएगा। जैसे अति के साथ में देखिए अंत के आगे यदि अति लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अत्यंत। ठीक है, अत्यंत का मतलब बहुत होता है ना। ठीक है, अति का मतलब बहुत। ठीक है, तो एक अर्थ कहीं ना कहीं निकलता है अत्यंत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, वाच्य है, वाक्य नहीं। ठीक है, तो वाच्य बताना, कह रहा है कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बेटा ये क्या है, पूरा क्रिया का खेल है। जो वाच्य है आपका एक प्रकार का बोलने का तरीका है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं परिभाषा, क्या है, एक प्रकार का कहने का तरीका है। वॉइस पढ़ते हैं इंग्लिश में, क्या है भैया, वॉइस को कन्वर्ट करते, एक प्रकार से बोलने का तरीका होता है। अब जो वाच्य होता है इसको हम कहेंगे कि एक क्रिया का ही सारा खेल है। ठीक है, क्रिया यहां पर नाचती है और नचाने वाले होते हैं कर्ता, कर्म और भाव, ये तीनों होते हैं नचाने वाले। यदि कर्ता चाह रहा है कि क्रिया मेरे अनुसार नचे, ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि कर्ता, ठीक है, कर्ता का यदि लिंग वचन पुरुष जो है और वही लिंग वचन पुरुष क्रिया में लगे हुए हैं तो वो हो जाएगा कर्तवाच्य। कर्मवाच्य में यदि लगे हुए हैं तो कर्तवाच्य, और वही क्रिया में लगे हुए हैं तो कर्मवाच्य हो जाएगा। यदि भाव के साथ में, जैसे देखिए कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, एक भाव प्रकट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक भाव। ठीक है, एक विवशता का भाव है। विवश जानते हैं ना, यार मैं विवश हूं, चल नहीं पा रहा हूं। ठीक है, मेरे पैर में क्या है, सूजन है, मेरे पैर दर्द दे रहे हैं, इस कारण से मैं चल नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब है क्या है भैया, वो चलने के लिए विवश है लेकिन वो चल नहीं सकता है ना। तो जहां पर भी विवश का भाव देखने को मिले वहां पर होता है भाववाच्य, और ट्रिक के साथ में आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए लेकिन एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए जो भी बच्चे भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य में परेशान हो रहे हैं, चलिए इसको ध्यान से 19वें प्रश्न को समझिएगा, कभी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखिए मुझसे उठा नहीं गया, ट्रिक है एक तो कि आपको निगेटिव वाक्य मिलेगा। सबसे बड़ी आपको पहचान करना है कि भाववाच्य कैसे पहचाने, तो निगेटिव मिलेगा। दूसरा जो याद रखना है, कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, व्यवस्था प्रकट हो रही है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा जो क्रिया प्रधान होती है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, कि क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होगी
न क्रिया के अनुसार होगी, वो किसके अनुसार होगी? स्वयं के अनुसार होगी। और अगली जो ट्रिक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए और सबसे ज्यादा सरल है। चलिए देखिए, कह रहा है कि मुझसे, यदि, समझिएगा, यदि कर्ता के बाद में से या के द्वारा शब्द मिल रहे हैं, के द्वारा या से मिल रहे हैं शब्द, लेकिन कर्म उपलब्ध नहीं है, तो समझिएगा वहां पर भाववाच्य है। जैसे मुझसे उठा नहीं गया, उठना यहां पर क्रिया है, कर्म कहीं पर नहीं है, दूर दूर तक आपको वाक्य में कर्म नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर होगा भाववाच्य। कर्मवाच्य क्या? से या के द्वारा लगा हो और कर्म उपस्थित हो, वहां पर होता है कर्मवाच्य। लेकिन से और के द्वारा ना लगा हो, जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा कर्तवाच्य, ठीक है, से या के द्वारा नहीं होना चाहिए। चलिए 20वां प्रश्न है, इसके लिए कमेंट करें, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? कह रहा है कि अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। तो बेटा ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए यदि पूछता है कि अनुग्रह, अनु, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि अनुग्रह लिखा जाता है ऐसा, तो भैया हम अनुग्रहित कैसा लिखेंगे? इस प्रकार से, और यही गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा क्या होता है? अनुग्रहित होता है, ठीक है, ना कि अनुग्रहित। गृह हो तो क्या होता है? गृहित, ऋणी लगा होता है, ठीक है। तो यह भी याद रखना है कि अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह अलग है, अनुग्रहित अलग है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 21वां प्रश्न है, कह रहा है कि अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षित हो जाएगा, ठीक है, अपेक्षा के साथ में इत प्रत्यय जोड़ करके क्या होता है भैया? एक विशेषण बन जाएगा अपेक्षित, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्याय होगा क्षण, क्या हो जाएगा? निमिष, क्षण, ठीक है, कम समय के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। कह रहा है कि कंठ और ओष्ठ, कह रहा है कि गले और ओंठ के दोनों के द्वारा उच्चारण किया जाता है। नासिक एक प्रकार का है, मूर्धन्य है, और कह रहा है कि कंठ और तालु के द्वारा होता है। तो ये कैसे हैं भैया? जो यम गणनम, एक संस्कृत का सूत्र होता है यम गणनम, ठीक है, जो आपका अणा है, ठीक है, यहां हो गया, अणा हो गया, और अंग हो गया, और ना और मा। ये देखिए वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं वो किससे? नासिका से उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 24वां प्रश्न, कह रहा है कि गोधूम का तद्भव शब्द बताइएगा। गोधूम का जो तद्भव शब्द होगा क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो देखिए हिंदी भाषा का प्रयोग कह रहा है कि कौन सा देश है जहां पर लिखने और बोलने में किया जाता है? मॉरिशस में होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर डबल विकल्प हो रहा है, सी जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो मॉरिशस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां प्रश्न, कह रहा है कि चौराहा में समास बताइएगा। सभी को आ रहा होगा ये मुझे लगता है। चलिए तो देखिए चौराहा में क्या है भैया? जो आगे का जो आपका जो प्रथम पद है वो क्या है? एक संख्यावाची है, और यदि प्रथम पद संख्यावाची जा रहा है तो वहां पर होता है द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रथम पद यदि प्रधान हो, यदि प्रथम पद अव्यय के साथ हो, जैसे यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया, ठीक है, तो ये क्या है? प्रतिदिन। प्रति क्या है? यहां पर एक अव्यय है, ठीक है, एक उपसर्ग लगा हुआ है दिन के साथ में, ठीक है, दिनम दिनम प्रति, समास जो विग्रह करते हैं क्या हो जाएगा? दिनम दिनम, ठीक है। तो देखिए जो प्रति है क्या है? एक अव्यय है, एक उपसर्ग है। तो जो यदि आपका जो प्रथम पद होता है वो उपसर्ग अव्यय के साथ में होता है तो अव्यय भाव समास जाएगा, ठीक है। विशेषण विशेष प्रधान हो वहां पर होता है कर्मधारय समास। द्वंद्व समास होता है यदि, जैसे देखिए, यदि आपको योजक चिन्ह मिले बीच में लगा हुआ, और देखिए इसके अलावा एक जो आपको याद रखना है कि योजक चिन्ह के साथ में विपरीत अर्थक अर्थ में होने चाहिए दोनों, ठीक है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता के मध्य में क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ, लेकिन माता और पिता कैसे हैं? विलोमार्थक में है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और यदि इसके बाद में या देखने को मिले और ठीक है, यदि ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं, ट्रिक के साथ में बता रहा हूं, देखिए, ठीक है,
तो योजक चिन्ह मिले, या मिले और मिले तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, कह रहा है कि उपत्यका, उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए उपत्यका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उपत्यका का विलोम पूछा जाता है कि उपत्यका का विलोम क्या होगा, तो ये भी याद रखिएगा, अधित्यका। क्या हो जाएगा? अधित्यका हो जाएगा। जो अधित्यका होता है इसका मतलब होता है पर्वत के ऊपर की भूमि। जो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? अधित्यका बोला जाता है। दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। या तो देखिए अधित्यका पूछ लेगा आपसे, या फिर उपत्यका भी पूछ सकता है। अर्थ भी पूछ लिया जाता है, दोनों का विलोम भी पूछ लिया जाता है। 4 से 5 प्रश्न बन जाता है। देखिए एक तो आपसे उपत्यका का अर्थ पूछेगा जो आपके सामने है, अधित्यका का भी अर्थ पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोनों में आपस में विलोम पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न है, कह रहा है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो देखिए मैं आपको यहां पर 3 ग्रंथ बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि भाई किस बोली में लिखी गई है ये। ठीक है, एक तो देखिए सूरसागर हो गया, इसके अलावा देखिए अवधी भाषा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। एक तो हो गया रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास के रथ जो, ठीक है, और इसके अलावा हो गया पद्मावत। क्या हो गया? पद्मावत। ये याद रखिएगा, रामचरितमानस और पद्मावत ये लिखे गए हैं अवधी भाषा में, और ब्रज भाषा में लिखा गया है आपका सूरसागर जो सूरदास द्वारा रचित है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 29वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी हो गया तो अशुभाषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न है, कह रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। तो ये कविता है भैया सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। माखनलाल चतुर्वेदी की एक इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक भारतीय आत्मा, क्या है? एक भारतीय आत्मा, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा देखिए पूछ सकता है कि सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था। तो यह भी याद रखेगा, हिम तरंगिणी के लिए, हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और उर्वशी के लिए मिला है रामधारी सिंह दिनकर को। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आंख का किरकिरी होना का अर्थ होता है कष्टदायक होना। ऑप्शन सी सही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 33वां प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ये सभी को आ रहा होगा। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। एक मात्रा गुण संधि, ठीक है, 2 मात्राएं दिखती हैं, वृद्धि संधि हो जाएगा। और यदि या रा लावा के साथ में कोई सा भी आधा अक्षर देखने को मिले तो वहां पर हो जाता है यण संधि हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 34वां प्रश्न है, कह रहा है कि बिन पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार बताइएगा। तो देखिए बिनु पग चले, कह रहा है कि पैर नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है, कान नहीं है लेकिन फिर भी सुन रहा है। इसका मतलब है, कह रहा है कि भैया कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है। ठीक है, कार्य के होने का कारण नहीं है लेकिन कार्य किया जा रहा है। तो जहां पर भी कारण ना हो, कार्य हो, तो वहां पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और इसी का उल्टा होता है विभावना अलंकार। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न कह रहा है कि सुई का तत्सम रूप बताइएगा। सुज्जा होगा, सूची होगा, क्या हो जाएगा? सूची हो जाएगा। याद रखिएगा, कई बच्चे लगाते हैं सूची। सूची, इस सूची का मतलब होता है लिस्ट, एक क्रम से लिखी गई कोई चीज। ठीक है, क्या होता है? एक क्रम से लिखी गई वो चीज होती है। लेकिन जो सूची होती है, इस सुई का तत्सम क्या हो जाएगा? सूची हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, छोटी ची है, क्या है? छोटी ची की मात्रा लगी है। ठीक है, ई की मात्रा लगी है चा के ऊपर। चलिए ये रहे आज के प्रश्न, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोग, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे कि आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। सीटेट एग्जाम हो गया हाल ही में, देखिए जुलाई सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आप तैयारी में लग जाइएगा आप सभी लोग। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए भी आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी टेट के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि सभी शिक्षक भर्ती के लिए आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
बिल्कुल सभी बच्चों तक आज आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए व्याकरण है, आप लोगों से व्याकरण, मुझे लगता है देखिए किसी भी एग्जाम में व्याकरण पूछा जाता है यदि, तो क्या अलग से पूछेगा भाई, जो संधि होगा वही होगा, थोड़ा ऊपर नीचे लेवल होगा, थोड़ा सा मान लीजिए कोई एग्जाम से उसमें थोड़ा सा कठिन दे देगा, ठीक है, किसी में सरल दे देगा, लेकिन आना तो सब वही चीज है। यदि कठिन सीख गए तो मुझे लगता है सरल तो आना ही लगता है, ठीक है। तो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इस आज के प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, ठीक है। और कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रतिदिन 4 बजे आपको क्लास हिंदी और जीके से संबंधित आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। साथ में अभी मैं सीडीपी के लिए भी क्लास चलाने वाला हूं, जो आपका सीटेट एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो सीडीपी की भी क्लास चलेगी, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। सभी दोस्तों को धन्यवाद।